हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण जैन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल डीओ कॉलिक्स। आज हम थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस की एक और वीडियो के साथ आए हैं। लेसन नंबर 2, तुलनात्मक शासन, सत्तावादी और लोकतांत्रिक। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज़ गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है सत्तावादी और लोकतांत्रिक का परिचय। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्रों की प्रकृति का विस्तार। तीसरा, वर्गीकरण का आधार, द बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड थर्ड, शासन का प्रकार। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, सत्तावादी और लोकतांत्रिक का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक। बदलती राजनीति, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बीच विभिन्न प्रकार के शासन कैसे स्थापित किए गए। राज्य सरकार, राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक शासन शब्द का क्या अर्थ है। जब हम अधिनायकवादी और लोकतांत्रिक शासन की प्रकृति को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं तो राज्य सरकार और राजनीतिक शासन या राजनीतिक प्रणाली जैसे शब्दों की एक कार्यशील परिभाषा के साथ पहचान करना आवश्यक है। हम अक्सर इन शब्दों का परस्पर उपयोग करते हैं। राज्यों को एक निश्चित क्षेत्र, संप्रभुता और एक सरकार के साथ एक संगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जबकि सरकार वह एजेंसी है जो राज्य की ओर से कार्य करती है। राजनीतिक शासन को राज्य और सरकारी भूमिकाओं और प्रक्रियाओं की औपचारिक और अनौपचारिक संरचना, द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह प्रक्रियाओं, मानदंडों और संस्कृति, प्रोसेस, नॉर्म्स एंड कल्चर के एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो यह निर्धारित करता है कि सरकार कैसे कार्य करती है। यह राज्य के विभिन्न संस्थानों, संरचनाओं, सरकार और नागरिक समाज के बीच बातचीत के माध्यम को संदर्भित करता है। राजनीतिक क्षेत्रों की प्रकृति का विस्तार। प्लेटो के वर्गीकरण की योजना में वह सरकार के सबसे वांछनीय रूप में लोकतंत्र, फिर लोकतंत्र और अत्याचार के बाद 5 अलग अलग प्रकार के शासन प्रदान करता है। प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र सरकार का एक बहुत वांछनीय रूप है, डिजायरेबल फॉर्म नहीं था, क्योंकि इसने सभी के शासन को अंतिम स्वतंत्रता के साथ निहित किया, जिससे समाज में आदेश कम हुआ। अरस्तु ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन संविधानों का अध्ययन करने के बाद राजशाही, अभिजात, टोनी, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र में वर्गीकृत शासनों में लोकतंत्र को सरकार का सबसे विकृत रूप, पोवर्टेड फॉर्म माना। उदार लोकतांत्रिक राज्यों का उदय, संविधान और अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता जैसे कारकों के साथ राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के वर्णक्रम ने भी एक देश के शासन की प्रकृति को बहुत आकार दिया है। हालांकि 19वीं और 20वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद और शीत युद्ध की राजनीति की प्रक्रिया को शासन के प्रकारों के आधुनिक वर्गीकरण के व्यापक रूप से लोकतांत्रिक और सत्तावादी राज्यों के अनुसार वर्गीकृत किया जाने लगा। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार। दो प्रमुख चर जिन्हें शासन की प्रकृति को समझने के लिए नियोजित किया गया है। पहला, शासित लोगों की संख्या जो शासन कर रही है, और दूसरा यह कि शासित निकाय शासितों के ऊपर शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं। दूसरे मानदंड के मामले में शक्ति वर्गीकरण का एक प्रमुख आधार रहा है। केंद्र और इकाइयों के बीच साझा संबंधों की प्रकृति यह निर्धारित करती है कि राज्य एकात्मक या संघीय राज्य है या नहीं, स्टेट इज यूनिटरी और फेडरल स्टेट। इसके अलावा कार्यकारी और विधायी संबंधों के आधार पर शासन को वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए यह सरकार का संसदीय या अध्यक्षात्मक, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियली का रूप हो सकता है। एक शासन जिसके केंद्र में शक्ति का स्रोत अत्यधिक होता है उसे शासन का एकात्मक रूप कहा जाता है। दूसरी ओर एक शासन का संघीय रूप वह है जहां शक्ति अपने प्रांतों के बीच वितरित की जाती है। सरकार के संघीय रूप की प्रमुख 3 विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक न्यायपालिका है। इसमें एक लिखित संविधान भी है।
जिसमें बदलाव सुनिश्चित करने के और एक ही समय में महासंघ के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कठोर या लचीला या दोनों का मिश्रण हो सकता है। भारतीय राज्य एक संघीय राज्य का उदाहरण है जिसमें लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। राजनीतिक शक्ति का निष्पादन करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर शासन को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? सो हेयर इज सम कॉलम जहाँ पे आपको दिख रहा होगा शासन का प्रकार, और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है कि शासन करने वालों की संख्या और शासन की प्रकृति। राजशाही शासन, यह एक व्यक्ति द्वारा एक नियम है। इस तरह के शासन में सम्राट राज्य का प्रमुख होता है। इस तरह के शासन की प्रकृति संवैधानिक से भिन्न हो सकती है। पूर्ण राजशाही का प्रतीक अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें तो नेपाल, जॉर्डन और मध्ययुगीन यूरोप, ब्रिटेन शामिल हो सकते हैं। अब हम एक ब्रिटेन को एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। ब्रिटेन में राजशाही शासन चलता है, जैसे वहाँ के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा ही शासन चलाया जाता है, उन्हीं के पास सारी राजशाही की शक्तियाँ होती हैं। सेकंड में हम देखते हैं तानाशाही, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का एक उदाहरण सीधा सीधा ये है कि हिटलर हिटलर के तहत जर्मनी और मुसोलिनी के तहत इटली या उत्तर कोरिया में मौजूद समय में शामिल हो सकते हैं। यानी उस टाइम पे डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है कि एक तानाशाह है जिसके अकॉर्डिंगली सारी सत्ता, सारे शासन को चलाया जाता है। कुलीन तंत्र की बात करें, कुलीन तंत्र में क्या होता है कि अमीर वर्ग द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं। यह एक तरह का नियम है जहाँ पे एक निश्चित वर्ग के लोग शासन के कई पहलुओं पर शासन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए साउथ अफ्रीका में रंग भेद के शासन के तहत हम इसको कर सकते हैं कि एक वर्ग होता है कुलीन तंत्र में और उन्हीं के द्वारा शासन प्रक्रिया चलाई जाती है। अभिजात वर्ग जो है एरिस्टोक्रेसी, यह शासन कुछ लोगों या छोटे शासक वर्ग द्वारा एक नियम की विशेषता है। एग्जाम्पल के लिए प्राचीन ग्रीस हो सकता है। लोकतंत्र, लोकतंत्र आप सभी को पता ही है कि जनता द्वारा सहमति लोकतंत्र में होती है। तो उदाहरण के लिए हम यूएसए और इंडिया को इसमें शामिल कर सकते हैं। निरंकुश राजशाही राजतंत्र के निरंकुश शासन की तरह है जिसे किसी कानून या प्रथा या नियम द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता। कई संवैधानिक राजतंत्रों में सम्राट का शासन संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है और कई उदाहरणों में सम्राट की स्थिति अधिक प्रतीकात्मक स्थिति, सिंबॉलिक पोजीशन होती है। जैसे ब्रिटेन में वास्तविक शक्तियों की तुलना में सम्राट की स्थिति अधिक प्रतीकात्मक है, यानी सिंबॉलिक पोजीशन है। जैसे ब्रिटेन में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं उन सत्ताधारियों के पास, उनसे ज़्यादा उनकी तुलना में सम्राट जो है, वहाँ की जो क्वींस हैं, वहाँ के जो क्वीन है उनके पास ज़्यादा प्रतीकात्मक पोजीशन होती है, उनकी उनके पास ज़्यादा पावर होती है। देशों में राजशाही के एक रूप को दूसरे रूप में स्थानांतरित किया गया है, जिसमें भूटान को शामिल किया जा सकता है। 2003 में भूटान पूर्ण राजशाही से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में मूव हो गया था, संवैधानिक राजशाही में मूव हो गया था। और जॉर्डन और कुवैत अन्य देश हैं जिन्होंने संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया है। तानाशाही शासन वह शासन है जिनमें राजनीतिक शक्ति एक नेता द्वारा केंद्रित और धारण की जाती है, जिसे तानाशाह कहा जाता है। ऐसी सरकारों के रूप में राजनीतिक बहुलवाद, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो नागरिक स्वतंत्रता की सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक है, के लिए प्रतिबंधित रहता है। यानी तानाशाही जो शासन है उसके अंदर जो व्यक्ति है उसकी जो स्वतंत्रता, मूल बुनियादी पहलू जो होते हैं उनको प्रतिबंध कर दिया जाता है, उनके ऊपर रोक लगा दी जाती है। जब तानाशाह राजनीतिक, आर्थिक और नागरिक पूर्ण नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं तो इसे अधिनायकवादी राज्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कुलीन तंत्र एक ऐसा शब्द है जो एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है एक अच्छा नियम। एक कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था का एक रूप है जिसमें सत्ता कुछ लोगों के समूह द्वारा चलाई जाती है। लोगों के समूह, धनी वर्ग, सैन्य वर्ग, आर्थिक रूप से अधिक प्रभावशाली लोग, इनके द्वारा वहाँ पर सरकार का गठन कर सकते हैं। कुलीन वर्ग जो होता है वो वंशानुगत भी हो सकता है और वंशानुगत नहीं भी हो सकता,
क्योंकि इसमें कोई यहाँ पे स्पष्ट लिखा नहीं है, मेरे रेफरेंसेस बुक्स के अंदर भी ये नहीं लिखा कि कुलीन वर्ग में सब कुछ वंशानुगत ही होता है, वंश के अकॉर्डिंगली चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ऐसा नहीं लिखा। तो ये वंशानुगत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हम बात करेंगे सरकार के आधार पर उन शासनों को वर्गीकृत कर सकते हैं जो सत्ता का संचालन करते हैं और नीचे बताए गए अनुसार सत्ता धारण करते हैं। यहाँ 2 कॉलम है, शासन का प्रकार और शक्ति और उसके निष्पादन से संबंध, इट्स रिलेशनशिप विद द पावर एंड इट्स एग्जीक्यूशन। अधिनायकवादी, जीवन और शासन के हर पहलू पर पूर्ण नियंत्रण होता है इस शासन के अंदर। उदाहरण के लिए हम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन और ग्रेटर जर्मन रिच को हम शामिल कर सकते हैं देशों को इनके अंदर। निरंकुश, ऑटोक्रेटिक क्या होते हैं? ऑटोक्रेटिक शासन के अंदर क्या होता है, ऐसा शासन भी बहुत नियंत्रित होता है, हालांकि यह एक अधिनायकवादी शासन की तुलना में अधिक नियंत्रणवादी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नेपोलियन बोनापार्ट के तहत फ्रांसीसी साम्राज्य या पिनोचे के तहत चिली। अगला है सत्तावादी, ऐसा शासन भी बहुत नियंत्रित है, हालांकि यह एक अधिनायकवादी शासन की तुलना में कम नियंत्रण है। कुछ उदाहरणों में अगर हम इनको देखें तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और जॉर्डन, टर्की इस शासन के अंदर शामिल हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, इस तरह के शासन के तहत राज्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की मात्रा को उन नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो संविधान में निर्धारित किए गए हैं और सत्ता के किसी भी दुरुपयोग के चार्ज के लिए संतुलन की व्यवस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तंत्र, इस तरह के शासन के तहत सत्ता का स्रोत लोगों के साथ है। लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की ओर से शक्ति का प्रयोग करते हैं और उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए वह जिम्मेदार भी होते हैं। लोकतंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो सकता है। अब हम बात करेंगे लोकतांत्रिक क्षेत्र, प्रकृति और वर्ण व्यवस्था। लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व शासन के रूप में किया जाता है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक शब्द डेमोस से आया है जिसका अर्थ है लोग। यह एक प्रकार के राजनीतिक शासन को संदर्भित करता है जहाँ लोगों के पास चयन की सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर होती है। जैसे लोकतंत्र, हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पे लोगों के पास सुप्रीम पावर है अपने प्रतिनिधियों को चुनने की। उसी तरीके से लोकतंत्र के कुछ प्रारंभिक संदर्भ प्राचीन ग्रीस को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए एथेंस में कुछ लोग अपने प्रतिनिधियों का अधिकारियों का चुनाव स्वयं कर सकते थे, जिसमें चुनाव की एक प्रणाली होती थी जहां बहुमत से शासन कराना राजनीतिक प्रक्रिया का स्वीकार्य रूप था और इसे जनता द्वारा जन भागीदारी से संपन्न किया जाता था। 20वीं शताब्दी का युग लोकतांत्रिक शासनों के उदय के संदर्भ में सबसे अंतिम अवधियों में से एक था। मित्र राष्ट्रों की जीत के साथ प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव एक ऐसा समय था जब लोकतांत्रिक शासन को अधिक वैधता मिली। हालांकि युद्ध के समय और सहयोगियों की जीत के बीच शांति कुछ ही समय के लिए थी, जिसमें लोकप्रियता सत्तावादी शासन की थी। उदाहरण के लिए जर्मनी में नाजीवाद का उदय होना और इटली में मुस्लिमों का उदय होना। 20वीं शताब्दी में सत्तावादी शासन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। शीत युद्ध का भी एक ऐसा दौर था जब कम्युनिस्ट और पूंजीवादी वर्ग के बीच होने वाले संघर्ष ने कई देशों में राजनीतिक शासन की प्रकृति को प्रभावित किया। इसके अलावा अन्य राजनीतिक घटनाक्रम जैसे कि कम्युनिस्ट यूएसएसआर में स्टालिनवाद की प्रमुखता यह दर्शाती है कि कैसे सत्तावादी राज्यों ने अधिनायकवादी बना दिया। शीत युद्ध के बाद यूएसएसआर के विघटन प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों के आंदोलनों ने गैर लोकतांत्रिक शासनों की क्रमिकता को प्रभावित किया, जहां पूर्व उपनिवेशों के साथ युद्ध प्रयासों में सहयोग करने के बदले राजनीतिक सहायता संप्रभुता प्रदान करना था। उदाहरण के लिए भारत को स्वतंत्रता का वादा किया गया था कि भारत को धुरी शक्तियों के खिलाफ अपने युद्ध प्रयासों में ब्रिटेन के साथ सहयोग करना था। लोकतंत्र अपने नागरिकों के कुछ अधिकारों की गारंटी देते हैं, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता इत्यादि। एक अन्य विशेषता राजनीतिक स्वतंत्रता है। यह लोकतंत्र की एक और प्रमुख विशेषता है जो नागरिक स्वतंत्रता, जन भागीदारी, मीडिया की स्वतंत्रता और प्रेस की उपस्थिति से चिन्हित है। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नेताओं का चुनाव लोकतांत्रिक शासन की प्रमुख विशेषताओं में से एक है।
आर्थिक स्वतंत्रता, पसंद के व्यवसाय करने का अधिकार और आर्थिक गतिविधियों पर पूर्ण राज्य नियंत्रण का अभाव भी उदार लोकतंत्रों का एक भाग है। जन राजनीतिक लामबंदी आधुनिक लोकतंत्रों का एक बुनियादी पहलू है, क्योंकि इसमें प्रतिनिधि शासन के उद्देश्यों के लिए चुनाव में प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोई भी लोकतांत्रिक शासन पूर्ण अधिकार या राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता। अक्सर अधिकार कई मामलों में प्रकृति में योग्य और पूर्ण निरपेक्ष होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को बोलने की स्वतंत्रता है, पर दूसरे समुदायों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा जा सकती, या महिलाओं के खिलाफ हम अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकते, कमेंट्स पास नहीं कर सकते। हालांकि यह भी सच है कि कई बार लोकतंत्र में इन प्रावधानों में से कई का गलत इस्तेमाल किया जाता है। लोकतंत्र के प्रकार दो तरह के हो सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे करते हैं, उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड का शासन। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जिसे अक्सर प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्रों में लोग अपने नेताओं का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, और यह तब तक प्रभावी होता है जब तक कि शासन और सरकार के बीच संबंध पूर्ण भरण और विश्वसनीय ना हो। यहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र संसदीय, राष्ट्रपति, उदारवादी और असभ्य भी हो सकते हैं। लोकतंत्र की प्रमुख एक दल व्यवस्था और बहुदल प्रणाली विशेषता हो सकती है। अमेरिकी प्रणाली में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के साथ दो पक्षीय प्रणाली की विशेषता है। ब्रिटेन को एक बहुदलीय व्यवस्था के रूप में चित्रित किया जा सकता है। एक दल व्यवस्था शुद्ध एक दल व्यवस्था के समान नहीं है, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जैसे देशों में मौजूद है। एक दल प्रमुख प्रणाली अन्य दलों पर हावी हो जाती है, जबकि एक शुद्ध प्रणाली एक एकल दल की विशेषता होती है, जो गैर लोकतांत्रिक है। सत्तावादी शासन प्रकृति और चरित्र। अधिनायकवादी शासन की विशेषता केंद्रीकृत शक्ति संरचना, सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर है। अक्सर यह शासन एक तरह की सीमित राजनीति स्वतंत्रता की विशेषता है। ऐसे शासन के तहत राजनीतिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और राजनीतिक बहुलवाद, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म बहुत सीमित रूप में शामिल है। इसके अलावा राज्य न्यायिक, कार्यकारी और विधायी कार्यों में अतिव्यापी हो सकते हैं। एलन शिरॉफ विभिन्न प्रकार के सत्तावादी शासनों की सूचीबद्ध करते हैं, जो पारंपरिक सैन्य लोकतांत्रिक से लेकर चुनावी सत्तावादी तक हो सकते हैं। पारंपरिक सत्तावादी शासन वह है जो संरक्षण ग्राहक संबंध, पार्टनर क्लाइंट रिलेशनशिप पर आधारित है। नौकरशाही सैन्य तंत्र वह है जो नौकरशाही संरचना के माध्यम से खुद को बनाए रखता है। प्रतिस्पर्धात्मक अधिनायकवादी शासन वह है जिनकी लोकतांत्रिक संरचनाएं हैं, लेकिन उनके कामकाज में अधिनायकवादी है। दूसरी ओर सत्तावादी शासन में एक बहुत ही नियंत्रित शक्ति संरचना होती है। इसमें आमतौर पर एक केंद्रीकृत संरचना होती है। यह केवल राजनीतिक शक्ति ही नहीं जो केंद्रीकृत है, अपितु आर्थिक शक्ति भी अत्यधिक केंद्रीकृत हो सकती है। सत्तावादी शासन का एक प्रमुख पहलू यह है कि इसमें राजनीतिक बहुलता का अभाव है। अधिनायकवादी शासन विविध जातीय और धार्मिक संरचना कम सहिष्णु है। इस तरह के शासन हिंसा या जबरदस्ती के उपयोग पर कायम है। राज्य के हुक्मरानों का कोई भी पालन न करने पर बहुत कठोर दंड दिया जा सकता है, जैसे गुप्त हत्याएं, गिरफ्तारियां। उदाहरण के लिए, हिटलर के शासनकाल के दौरान नाजी जर्मनी एक व्यापक जासूस और निगरानी प्रणाली पर आधारित था, और अक्सर किसी भी विरोध या अन्य विचारधारा को दबाने के लिए बल का सहारा लेता था। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम चैप्टर 2 से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।